वेलकम स्टूडियोज पीपल, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सकबड़ी। ये चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड करके हिंदी में समझते हैं और इसी में हमारा क्लिनिकल एंड थ्योरी नॉलेज दोनों कवर होता है जो एग्जाम में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में दोनों में काम आता है। तो आज शुरू करते हैं ऑब्स्टेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन को अच्छे से समझने के लिए और वो अच्छे से याद रहे इसलिए हम इस टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक खुद का हॉस्पिटल है और आपके पास एक फीमेल पेशेंट आती है जो प्रेग्नेंट है और ये बताती है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है और उसे दिन में 2 बार चक्कर भी आ चुके हैं। जब आप उस फीमेल पेशेंट को चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि वो पेशेंट 13 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। पर जब आप उस फीमेल पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हो तो आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 तक बढ़ा हुआ मिलता है जो एबनॉर्मल है, क्योंकि 13 हफ्ते से प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते बाद ही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि बेबी साइज में बड़ा हो रहा होता है और उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। इसलिए माँ का ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते बाद बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और अगर 20 हफ्ते पहले ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले तो इसी सिचुएशन को डॉक्टर एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन? फर्स्ट पॉइंट, एसेंशियल हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। क्रॉनिक यानी क्रॉनिक का मतलब है पेशेंट को पहले से ही कुछ महीनों या कुछ सालों से हाइपरटेंशन की बीमारी है। सेकेंड पॉइंट, इट्स इंसिडेंस इज 1 to 3%। ये प्रॉब्लम 100 में से 3 पेशेंट में देखी गई है। तो सवाल ये है कि ऐसे कौन सा कारण है हाइपरटेंशन का जिसे पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। चलिए कारण समझते हैं। इटियोलॉजी समझने से पहले हम हाइपरटेंशन क्या होता है ये समझते हैं, यानी हाइपरटेंशन होता क्या है, क्या होता है ये टर्म हाइपरटेंशन। चलिए समझते हैं हाइपरटेंशन को। सो इट इज a condition where the force force किसका, फोर्स ऑफ ब्लड का अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ, आर्टरी वॉल्स, आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट में अगर ब्लड का फोर्स बहुत ही यानी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हाई हो, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का जो फोर्स है आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली हाई हो। यानी कि देखिए ये आर्टरी वॉल्स है, आर्टरी वॉल्स, इसमें ब्लड है आरबीसीज, और ये जो ब्लड है वो कंसिस्टेंटली फोर्स लगा रहा है आर्टरी वॉल्स पे। ओके, वॉल्स जो है आर्टरी के वॉल्स उसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोर्स लगा रहा है, जो मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो होता है अपना वो 120/80 होता है नॉर्मल में, पर अगर वो 120 से एक्सीड कर रहा है तो वो हाइपरटेंशन में जाएगा। सो इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है ये समझना ज़रूरी था, तभी हमें उसका कारण समझ में आएगा। जैसे कि पहला कारण, प्रेजेंट ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर, यानी महिला को कोई दिल की बीमारी होना, जैसे कि कार्डियक अर्दमिया, यानी कि दिल की धड़कन में असमानता होना। दूसरा कारण है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है जिसका प्रेशर 120/80 ऑफ मर्क्यूरी होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पर अगर किसी कारण से या फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज बढ़ जाती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वो ब्लड को ज़्यादा फोर्स से पंप करने लगता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर 140/90 ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है और पेशेंट में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है हार्ट फेल्यूर, यानी दिल खून पूरे बॉडी में अच्छे से नहीं पंप कर पाता।
इसी वजह से दिल को डबल काम करना पड़ता है और इसी वजह से पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाता है। चौथा कारण है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। चलिए समझते हैं कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है। सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझते हैं। इट ऑकर्स व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल गेट हार्ड, फर्म एंड कांट रिलैक्स प्रॉपरली बिटवीन हार्ट बीट्स। ये तब होता है जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फर्म हो जाता है, जिससे कि वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट है। हार्ट में 2 आर्टरियम है, जिसमें लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब वो वेंट्रिकल में जाता है तो वेंट्रिकल से वो बॉडी में और लंग की तरफ जाता है। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट जब आर्टरियम में ब्लड आता है और वो आर्टरियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, बट वेंट्रिकल्स उसको प्रॉपरली पंप नहीं कर पाते। जो आर्टरियम का ब्लड है वो अच्छे से बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता। यानी कि अगर ये ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में भी आ गए तो भी ये अच्छे से पंप नहीं हो पाएंगे। इसी को ही हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। और आखिरी कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो दिल को खून पहुंचाती है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, यानी कुछ रुकावट होने की वजह से दिल को खून नहीं मिल पाता और दिल बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, ज़्यादा पंप करने लगता है। इसी वजह से पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाता है। दूसरा कारण है प्रेजेंस ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, यानी दिल की बीमारी के अलावा भी कुछ ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जिससे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की तकलीफ हो। पहला कारण है किडनी डिसऑर्डर, उसमें भी क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। हमारे बॉडी में जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और उसमें से वो बॉडी वेस्ट और कुछ सम इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाल देती है यूरिन के द्वारा। और यूरिन के द्वारा निकालने के बाद हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल हो जाता है और इसीलिए हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ब्लड फिर से किडनी के पास पंप हो पाता है और इसे ही हम नॉर्मल किडनी फंक्शन कहते हैं। पर अगर किडनी अच्छे से ब्लड फिल्टर ना कर पाए तो उसमें का जो बॉडी वेस्ट है या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे और यूरिन से कम बाहर निकलेंगे और इसी वजह से हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और किडनी के पास प्रेशरली ब्लड आएगा, जिसकी वजह से किडनी फिर से फिल्टर नहीं कर पाएगी और ये साइकिल चलती रहेगी। इसे ही हम क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर कहेंगे। दूसरा मेडिकल डिसऑर्डर है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। थायराइड प्रॉब्लम्स बोथ ओवर एक्टिव हाइपरथायरॉयडिज्म एंड अंडर एक्टिव हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने लगता है तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसे हम ओवर एक्टिव डिसीज़ भी कहते हैं। जिसमें होता यह है कि जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर थायराइड बहुत ही कम हार्मोन सिक्रीट करे तो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाता है, जिसे हम अंडर एक्टिव हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जिसमें होता यह है कि हार्ट की एक्टिविटी तो नॉर्मल होती है बट हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में सेकेंड पॉइंट है एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर। उसमें होता यह है कि किडनी के ऊपर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर उसमें ट्यूमर हो जाए तो वो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। मेडिकल डिसऑर्डर में लास्ट कारण है स्लीप एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी सोते वक्त सांस ना ले पाना। ये कुछ ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर है जो हाइपरटेंशन के कारण है। और कारण हो सकता है जैसे कि तीसरा कारण एज, यानी कि एल्डरली पेशेंट 35 और ओल्डर। अगर पेशेंट यानी कि फीमेल अगर वो 35 से ज़्यादा उसकी एज है और वो तब प्रेग्नेंट हो रही है तो उनको हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। चौथा कारण है पैरिटी, यानी कि मल्टीपैरा। अगर फीमेल एक से ज़्यादा बच्चों को बार बार पैदा कर चुकी है, उन्हें बर्थ दे चुकी है, तो उनकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी और उनका जो हार्ट है उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा कारण है पास्ट हिस्ट्री प्री प्रेग्नेंट हाइपरटेंशन।
फीमेल को प्री प्रेग्नेंट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। छठा कारण, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट, यानी कि जो फीमेल को हाइपरटेंशन की डिसऑर्डर है, उनके फैमिली हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उनके फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें एसेंशियल हाइपरटेंशन की बीमारी है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है। सबसे पहला कारण, हाइपरटेंशन persistent raise of BP to the extent of 140/90 mm of mercury। जब पेशेंट आपके पास आएगा और जब आप उनके वाइटल्स चेक करोगे तब आपको उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी दिखाई देगा। नेक्स्ट कंप्लेंट इज कंप्लेंट ऑफ हेडेक, पेशेंट को सिर दुखने की तकलीफ होगी। थर्ड पॉइंट इज डिस्टर्ब स्लीप, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, हाइपरटेंशन होने की वजह से ब्रेन को कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई होगा, नींद में भी, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम होगी। फोर्थ पॉइंट, व्हेन एसोसिएटेड विथ प्री इक्लाम्शिया, मतलब अगर पेशेंट प्री इक्लाम्शिया की स्टेज में चला जाए, हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर के बाद अगर वो प्री इक्लाम्शिया में चली जाए तो उसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहला सिम्टम इडिमा, यानी कि उनके बॉडी पे सूजन होगी। दूसरा, वेट गेन, उनका वज़न बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लास्ट, प्रोटीन यूरिया, जब पैथोलॉजिस्ट उनकी यूरिन चेक करेंगे तो उनके यूरिन में उन्हें प्रोटीन मिलेंगे। फिलहाल यहाँ तक ही, अगली वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट्स देखेंगे और हमें ये कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।